नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार की है कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी बताने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर कहानी का हम सिनेमा हॉल में सुखांत होते हुए देखते हैं, किंतु ये कहानी जो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इसका दुखांत है। कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। घड़ी की तरफ देखकर ममता ने कहा, शकुन, और कोई बैठा हो तो जल्दी से अंदर भेज दो, मुझे अभी जाना है। और जो व्यक्ति अंदर आया उसे देखकर प्रधान आचार्य ममता चौहान अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रोहित, तुम और यहाँ? अरे ममता, तुम? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। यह मेरी बेटी रिया है। 6 महीने पहले इसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब से बहुत परेशान था कि इसे कैसे पालूंगा। सोचा किसी आवासीय स्कूल में दाखिला करा दूं। किसी ने इस स्कूल की बहुत तारीफ की थी सो चला आया। बेटा, आपका नाम क्या है? रिया। बच्ची को देखकर ममता का हृदय पिघल गया। वह सोचने लगी कि इतना कुछ खोने के बाद रोहित ने कैसे अपने आप को संभाला होगा। ममता, मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने की बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ। इतना कहकर रोहित न जाने किस संशय से घिर गया। कमाल करते हो रोहित, ममता बोली। अपनी ही बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं दूंगी? या फॉर्म भर दो, कल ऑफिस में फीस जमा कर देना और 7 दिन बाद जब स्कूल खुले तो तो इसे लेकर आ जाना। तब तक हॉस्टल में सभी बच्चे आ जाएंगे। 7 दिन बाद? नहीं ममता, मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। तुम इसे अभी यहाँ रख लो और जो भी डेट्स वगैरह खरीदनी हो, ड्रेस वगैरह खरीदनी हो, आज ही चलकर खरीद लेते हैं। चलकर मतलब? यही, तुम साथ चलो, मैं इस नई जगह में भटकूंगा। तो रोहित, मेरा जाना कठिन है। फिर उसने बच्ची की ओर देखा जो उसे ही देखे जा रही थी, तो वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा चलेंगे। क्यों रिया जी? शकुन आश्चर्य से अपनी मैडम को देखे जा रही थी। इतने सालों में उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रधानाचार्य स्कूल का ज़रूरी काम टालकर किसी के साथ जाने को तैयार हुई हो। उसके लिए तो सचमुच ही आश्चर्य की बात थी। मैडम, खाना? शकुन ने डरते डरते पूछा। ओह हाँ, कुछ याद करती हूँ, ममता बोली। देखो शकुन, कोई फ़ोन आए तो कह देना मैं बाहर गई हूँ और खाना भी लौट कर ही खाएंगे। हाँ, खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना। मेज पर फैली फाइलों को रख देने का शकुन को इशारा कर ममता उठ गई और रोहित व रिया के साथ गेट से बाहर निकल गई। रुको रोहित, जीप बुलवा लेते हैं, नर्वस ममता ने कहा। और जीप भी बाजार के अंदर तक नहीं जाएगी, पैदल तो चलना पड़ेगा। यद्यपि रिया उनके साथ चल रही थी, पर कोई भी बाल सुलभ चंचलता उसके चेहरे पर नहीं थी। ममता ने ध्यान दिया कि रोहित का चेहरा ही नहीं, बदन भी कुछ भर गया है। पूरे 8 साल के बाद वह रोहित को देख रही थी। अतीत में उसके द्वारा की गई बेवफाई के बाद भी ममता का दिल रोहित के लिए मानो प्रेम से लबालब भरा हुआ था। ममता को विश्वविद्यालय के दिन याद आया जब सुनसान जगह ढूंढकर किसी पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे रहते थे। कभी कभी वह भयभीत सी रोहित के सीने में अपने मुंह को छुपा लेती थी कि कहीं उसके प्यार को किसी की नज़र न लग जाए। जीप अपनी गति से चल रही थी। अतीत के ख्यालों में खोई हुई ममता रोहित को प्यार से लेके जा रही थी। उसे 8 साल भी रोहित उसी तरह प्यारा लग रहा था जैसे कॉलेज के दिनों में लगता था। ममता ने रोहित को भी अपनी ओर देखता पाया तो वह झेप गई। तुम आज भी वैसी ही हो ममता, जैसे कॉलेज के दिनों में थी, रोहित ने बेझिझक कहा। उम्र तो मानो तुम्हें छू भी नहीं सकी। तभी जीप रुक गई और दोनों नीचे उतरकर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान की ओर चल दिए। ममता ने रिया को स्कूल ड्रेस सिलवाई। वह जिस उत्साह के लिए रिया के लिए कपड़ों की नाप जोख कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि मानो वह उसी की बेटी हो। दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ममता ने स्वयं रिया के लिए खरीदी। यह देखकर रोहित आश्वस्त हो गया कि रिया यहाँ सुखपूर्वक उचित देखरेख में रहेगी। ममता बाजार से वापस लौटी तो उसका तनमन उत्साह से लबालब भरा था। उसके इस नए अंदाज को शकुन ने पहली बार देखा तो दंग रह गई कि जो मैडम जी मुस्कुराती भी हैं तो लगता है कि उनके अंदर एक खामोशी सी है। वह आज कितना चहक रही हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता।
कौन है व्यक्ति और उसकी छोटी बच्ची, क्यों मैडम इतनी खुश हैं? शकुन समझ ही नहीं पा रही थी। ममता ने चाहा था कि कम से कम 2 दिन तो रोहित के पास रुके, लेकिन वह रुका ही नहीं। रोती हुई रिया को गोद में लेकर ममता ने ही संभाला था। मैडम जी, इस बच्ची को हॉस्टल में छोड़ दे क्या? अरे पागल हो गई है क्या, जो खाली पड़े हॉस्टल में बच्ची को छोड़ने की बात कह रही है? बच्चों को हॉस्टल में आने तक रिया मेरे पास ही रहेगी। शकुन सोच रही थी कि सोमी मैडम भी घर गई हैं, वरना वही कुछ बताती। जाने क्यों उसके दिल में उस अजनबी पुरुष और उस बच्ची को लेकर कुछ खटक रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो मैडम जी के अतीत से जुड़ा है। वह इतना तो जानती थी कि ममता मैडम और सोमी मैडम एक साथ पढ़ी हैं, दोनों कभी सहेली रही थी। तभी तो सोमी मैडम बगैर इजाज़त लिए प्रिंसिपल मैडम के कमरे में चली जाती हैं, जबकि दूसरी मैडमों को कितनी देर तक खड़े रहना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह शकुन उठी तो देखा मैडम हाथ में दूध का ग्लास लिए रिया के पास जा रही थी। प्यार से रिया को दूध पिलाने के बाद उसके बाल संवारने लगी। तब शकुन पास आकर बोली, मैडम रिया की छोटी मैं गूंदे दे रही हूँ, आप चाय पी लें। नहीं, तुम जाओ शकुन, नाश्ता बनाओ, छोटी मैं ही बनाऊंगी। छोटी बनाते समय ममता ने रिया से पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारी मम्मी को क्या बीमारी थी? मालूम नहीं आंटी, रिया बोली। मम्मी 4-5 महीने अस्पताल में रही और फिर घर नहीं लौटी। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। रिया भी ममता से बहुत घुल मिल गई थी। लड़कियां हॉस्टल में आनी शुरू हो गई थी। सोमी भी सपरिवार लौट आई थी। शकुन ने ही जाकर सोमी को सारी कहानी सुनाई। शाम को सोमी ममता से मिलने उसके घर आई तो ममता ने बिना किसी भूमिका के बता दिया कि रिया रोहित की बेटी है और उसकी माँ का पिछले साल निधन हो गया। रोहित हमारे स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला करवाने आया था। रोहित को कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? सोमी ने पूछा। नहीं, उसको पहले पता नहीं था, वह भी मुझे देखकर आश्चर्य कर रहा था। थोड़ी देर बैठकर सोमी अपने घर लौट गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा था, यह ममता ने साफ महसूस किया था। वह बिस्तर पर लेट गई और अतीत के बारे में सोचने लगी। ममता और रोहित एक साथ पढ़ते थे और वह उनसे 1 साल जूनियर थी। इन तीनों के ग्रुप में योगेश भी था, जो उसकी क्लास में था। योगेश की दोस्ती रोहित के साथ भी थी। उधर रोहित और ममता भी एक ही क्लास में पढ़ने के कारण दोस्त थे। फिर चारों मिले और उनकी गहरी दोस्ती हो गई। ममता का रंग गोरा और बाल काले व घुंघराले थे, जो कि उसके खूबसूरत चेहरे पर छाए रहते थे। रोहित भी बेहद खूबसूरत नौजवान था। जाने कब रोहित और ममता में प्यार पनपा और फिर तो मानो 2-3 साल तक दोनों ने किसी की परवाह भी नहीं की। दोनों को प्यार को एक मुकाम हासिल हो, इस प्रयास में सोमी व योगेश ने उनका भरपूर साथ दिया था। ममता और रोहित ने MSc कर लिया। सोमी BEd करने चली गई और योगेश सरकारी नौकरी में चला गया। यह समय था जब चारों बिछड़ रहे थे। रोहित ने ममता के घर जाकर उसके माता पिता को आश्वस्त किया था कि बढ़िया नौकरी मिलते ही वे विवाह करेंगे, और उसके बूढ़े माता पिता अपनी बेटी की ओर से ऐसा दामाद पाकर आश्वस्त हो चुके थे। ममता की माँ तो रोहित को देखकर निहाल हो रही थी, वरना उनके घर की जैसी दशा थी उसमें उन्होंने अच्छा दामाद पा लेने की उम्मीद छोड़ दी थी। पति रिटायर्ड थे, बेटा इतना स्वार्थी निकला कि शादी करते ही अलग घर बसा लिया। पति के रिटायर होने पर जो पैसा मिला उसमें से कुछ उनकी बीमारी और कुछ बेटे की शादी पर खर्च हो गया। एक दिन रोहित को उदास देखकर ममता ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। तब ममता बहुत रोई थी। सोमी और योगेश ने भी रोहित को बहुत समझाया, लेकिन वह लगातार मजबूरी का नाटक करता रहा था। आखिर रोहित ने शिखा से शादी कर ली। इस शादी से जितना ममता टूटी, उससे कहीं ज़्यादा उसके माता पिता टूटे थे। एक टूटे परिवार को ममता कहाँ तक संभालती। घोर हताशा और निराशा में उसके दिन बीत रहे थे। वह कहीं चली जाना चाहती थी जहाँ उसको जानने वाला कोई ना हो। और फिर ममता का स्कूल में आने का कठोर निर्णय रोहित की बेवफाई थी या कोई मजबूरी, यह वह आज तक समझ नहीं पाई। इस अनजाने शहर में ममता का सोमी से मिलना भी महज एक संयोग ही था। सोमी भी अपने पति व दोनों बच्चों के साथ इसी शहर में रह रही थी। दोनों से गले मिलकर वो खूब रोई थी। सोमी यह जानकर अवाक थी कि कोई किसी को कितना चाह सकता है कि बस उसी की यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला ले ले। सोमी को भी ममता ने स्कूल में नौकरी दिलवा दी तो एक बार फिर दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। स्कूल ट्रस्टियों ने ममता की काबिलियत और काम के प्रति समर्पण भाव देखते हुए उसे प्रिंसिपल बना दिया। उसने भी प्रिंसिपल बनते ही स्कूल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसकी देखरेख में स्कूल अनुशासित हो प्रगति करने लगा। अतीत की इन यादों में खोई सोमी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा दफ्तर से आकर पति उसे जगा रहे हैं। ममता, तुम जानती हो रिया रोहित की लड़की है।
इतना रिस्पॉन्स देने की क्या ज़रूरत है, एक दिन चिढ़कर सोमी ने कहा। जानती हूँ तभी तो रिस्पॉन्स दे रही हूँ। क्या तुम नहीं जानती अतीत के रिश्ते से रिया मेरी बेटी ही है? अब क्या कहती सोमी, न जाने किस रिश्ते से आज तक ममता रोहित से बंधी हुई है। सोमी जानती है कि उसने अपनी अलमारी में रोहित की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है। तस्वीर की उस चौखट में वह रोहित के अलावा किसी और को बैठा ही नहीं पाई थी। ममता को लगता जैसे बीच के सालों में उसने कोई लंबा दर्दनाक सपना देखा हो। अब वह रोहित के प्यार में पहले जैसी ही पागल हो उठी थी। पापा की मौत हो चुकी थी और माँ को भाई अपने साथ ले गया था। जब उम्र का वह दौर गुजर जाए तो विवाह में रुपयों की जितनी आवश्यकता नहीं रह जाती जितना जीवन साथी के रूप में किसी को पाना। विधुर कर्नल मेहरोत्रा का प्रस्ताव आया था और ममता ने सख्ती से माँ को मना कर दिया था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में MP सुरेश आए थे। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने भी ममता के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के लिए सोमी और उसके पिता ने ममता को बहुत समझाया था। तब उसने इतना भर कहा था, सोमी, प्यार सिर्फ एक बार किया जाता है। मुझे प्यार रहित रिश्तों में कोई विश्वास नहीं है। प्यार और विश्वास ने ममता के भीतर फिर अंगड़ाई ली थी। रोहित आया तो उसने आग्रह करके उसे 3-4 दिन रोक लिया। पहले दिन रोहित, ममता और सोमी तीनों मिलकर घूमने गए। बाहर ही खाना खाया। सोमी कुछ ज़्यादा रोहित से बोल नहीं पाई। क्या पता रोहित ही सही हो। वह ममता की कोमल भावनाएं कुचलना नहीं चाहती थी। अगर ममता की ज़िंदगी संवर जाए तो उसे खुशी ही होगी। अगले दिन ममता रोहित के साथ घूमने निकली। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, अतः ठंड बढ़ गई थी। कॉफ़ी पी ली जाए क्यों ममता? उसे रोहित का स्वर फिर कॉलेज के दिनों जैसा लगा। हाँ ज़रूर। रेस्तरां में लकड़ी के बने लैंप धीमी रोशनी देते लटक रहे थे। रोहित गहरी नज़रों से ममता को देखे जा रहा था और वह शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। उसको कॉलेज के दिनों का वह रेस्तरां याद आया जहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए घंटों बैठे रहते थे। कहाँ खो गई ममता? आधे सवाल से उसने हड़बड़ा कर देखा तो रोहित का हाथ उसके हाथ के ऊपर था। सालों बाद पुरुष के हाथ की गरमाई से वह मोम की तरह पिघल गई। रोहित, क्या तुमने कभी मुझे मिस नहीं किया? ममता, मैंने तुम्हें मिस किया है। शिखा के साथ रहते हुए मैं सदा तुम्हारे साथ ही था। रोहित की बातें सुनकर ममता भीतर तक भीग उठी। पहाड़ खामोश थे, बस्ती खामोश थी। हर तरफ पसरी खामोशी के देखकर ममता को नहीं लगता कि ज़िंदगी कहीं है ही नहीं। फिर वह क्यों ज़िंदगी के लिए इतनी लालायित रहती है? वह भी उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान इतना व्यवस्थित हो चुका होता है, वह क्यों इतनी अव्यवस्थित सी है? और उसके मन में यह इच्छा होती है कि यह जो पुरुष साथ चल रहा है फिर पुराने दिन वापस लौटा दे। ममता ने महसूस किया कि वह कांप रही है और उसने शॉल को सिर से ओढ़ लिया। फिर भी ठंड गई नहीं। उस पर रोहित ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो और थरथरा उठी। गरमाई का एक प्रवाह उसके अंदर तिरोहित होने लगा तो रोहित से वो और भी सट गई। रोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचकर बोला, काँप रही हो तुम? और फिर रोहित ने उसे समूचा भींच लिया था। ममता को लगा कि बस ये क्षण यहीं ठहर जाए। आखिर इसी लम्हे और रोहित को पाने की चाहत में तो उसने इतने साल अकेले बिताए हैं। शकुन इंतज़ार करके लौट गई थी। मेज पर खाना रखा था। उसने ढीली ढाली नाइटी पहन ली और खाना लगाने लगी। फायरप्लेस में बुझती लकड़ियों में उसने और लकड़ियाँ डाल दी। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। अचानक ममता ने पूछा, अब क्या तुम्हारी रुचि है रोहित? कुछ पढ़ते हो या बस गृहस्थी में ही रमे रहते हो? अरे अब कुछ पढ़ना कहाँ संभव हो जाता है। अब तो ज़िंदगी का यथार्थ सामने है। बस काम और काम, फिर थक कर सो जाना। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। फायरप्लेस में लकड़ियाँ डालने के बाद ममता अलमारी खोलकर वह नोटबुक निकाल लाई जिसमें कॉलेज के दिनों की ढेरों यादें लिखी थी। रोहित को यह देखकर आश्चर्य हुआ। ममता की अलमारी में उसकी तस्वीर रखी है। नोटबुक के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। अनमनी सी बैठी ममता का चेहरा रोहित ने अपने हाथों में लेकर अधरों का एक दीर्घ चुंबन किया। ममता ने आंखें बंद कर ली। उसके बदन में हलचल हुई तो उसे रोहित ने खींचकर लिपटा लिया। बरसों का बांध कब टूट गया पता ही नहीं चला। क्या आज ही जाना ज़रूरी है रोहित? सुबह सोकर उठने के बाद रात की खामोशी को ममता ने ही तोड़ा था। हाँ ममता, अब और नहीं रुक सकता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अटैची में कपड़े भरते हुए रोहित ने कहा। ममता ने रिया को बुलवा लिया था। जाने का क्षण निकट था। रिया रो रही थी। ममता की भी आंखें भीगी हुई थी। उसके मन में विचार आया कि क्या अभी रोहित से कहना पड़ेगा कि मुझे अपना लो?
अकेले अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम्हारी चाहत में कितने साल मैंने अकेले गुजारे हैं। क्या तुम इस सच को नहीं जानते? सब कुछ अनकहा ही रहे क्या? रोहित लगातार खामोश था। उसको गए 5 महीने बीत गए। फ़ोन पर वह रिया का हालचाल पूछ लेता। ममता यह सुनने को तरस गई कि ममता अब बहुत हुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई थी। सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे। रोहित का फ़ोन उस आखिरी दिन आया था जब हॉस्टल बंद हो रहा था। रिया की मौसी आ रही है, उनके साथ उसे भेज देना। तुम नहीं आओगे रोहित? नहीं, मेरा आना संभव नहीं होगा। क्यों? और उसके साथ फ़ोन कट गया था। कानों में सीटी बजती रही और ममता रिसीवर पकड़े हतप्रभ रह गई। दूसरे दिन रिया की मौसी आ गई। हॉस्टल से रिया उसके घर ही आ गई क्योंकि हॉस्टल खाली हो चुका था। रोहित को ऐसा क्या काम आ पड़ा जो अपनी बेटी को लेने वह नहीं आ सका? ममता ने रिया की मौसी से पूछा। सच तो यह है ममता जी कि शिखा दीदी की मौत के बाद रोहित जीजाजी के सामने रिया ही समस्या है, क्योंकि वह जिससे शादी करने जा रहे हैं वह उनकी फैक्ट्री के मालिक की बेटी है, लेकिन वह रिया को रखना नहीं चाहती और मेरी पारिवारिक समस्या है, क्या करूं? शायद मेरी माँ ही अब रिया को रखेंगी। एक बात और बताऊं ममता जी कि रोहित जीजाजी हमेशा से ही उच्छृंखल स्वभाव के रहे हैं। शिखा दीदी के सामने ही उनका प्रेम इस युवती से हो गया था। मुझे तो लगता है कि शिखा दीदी की बीमारी का कारण भी यही रहा होगा, क्योंकि दीदी ने बीच में एक बार नींद की गोलियां खा ली थी। इतना सब कुछ बताते बताते रिया की मौसी की आवाज़ तल्ख हो गई थी और उनके चुप हो जाने तक ममता पत्थर सी बिना हिले डुले अवाक बैठी रह गई। याद नहीं उससे आगे क्या हुआ। हाँ, आखिरी शब्द वह सुन पाई थी कि रोहित जीजाजी ने कॉलेज जीवन में भी प्यार किया था। वहाँ विवाह ना करने के कारण कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि वहाँ भी उनका करियर और भारी दहेज ही कारण था। तपते तेज बुखार में जब ममता ने आंखें खोली तो देखा रिया उसके पास बैठी उसका हाथ सहला रही है और शकुन माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही है। ममता ने सोमी की तरफ हाथ बढ़ा दिए, फिर दोनों लिपट कर रोने लगी तो शकुन रिया को लेकर बाहर के कमरे में चली गई। सोमी, मैंने अपनी संपूर्ण जिंदगी दांव पर लगा दी और वह राक्षस की भांति मुझे दबोच कर समूचा निकल गया। सोमी ने उसका माथा सहलाया और कहा, कुछ मत बोलो ममता, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। हाँ, इस सदमे से उबरने के लिए तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। ममता को लगा जिन हाथों की गर्मी से वह आज तक उद्दीप्त थी, वही स्पर्श अब हजार हजार कांटों की तरह उसके शरीर में चुभ रहे हैं। काश वह भी सांप की केचुल की तरह अपने शरीर से उस केचुल को उतार फेंकती जिसे रोहित ने दूषित किया था। कितना विभत्स अर्थ था प्यार का रोहित के पास। सोमी वह टूटी हुई आवाज़ में बोली, मैं रिया के बगैर कैसे रहूँगी? और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भयानक सपना देखकर घबराकर ममता ने आंखें खोली तो देखा सोमी फ़ोन पर बात कर रही थी। रोहित, तुमने जो भी किया उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन क्या तुम रिया को ममता के पास रहने दोगे? शायद ममता से बढ़कर उससे माँ नहीं मिल सकती। रिया की मौसी ने रिया को लाकर ममता की गोदी में डाल दिया और बोली, मैं सब सुन चुकी हूँ सोमी जी। रिया अब ममता के पास ही रहेगी, इनकी बेटी की तरह। इसे स्वीकार कीजिए। यही थी आज की कहानी। हमेशा हर कहानी का अंत सुखद नहीं हो सकता ना। समाज में ऐसे कई भयानक राक्षस हैं आज भी, जो प्यार का नाटक करके जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स के जरिए अपने फीडबैक दीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।